GKRS रावरकला सेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर। और इस पाठ के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाए और ऑल वीडियो पर क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का अर्थ होता है ऐसा युद्ध। शीत युद्ध कोई शस्त्रों का युद्ध नहीं था। शीत युद्ध सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। दो देश थे, अमेरिका और जिसे पूंजीवादी देश कहा जाता है, और सोवियत संघ। सोवियत संघ 1991 से पहले रूस का नाम था। तो अमेरिका और रूस के बीच में, जिसे पहले नाम था सोवियत संघ, इनके बीच में शीत युद्ध हुआ था। और शीत युद्ध वार्तालाप, कंपटीशन, होड़ और प्रतिस्पर्धा का युद्ध था। इसमें दोनों ही देशों के बीच में तनाव बना हुआ था, युद्ध का तनाव बना हुआ था। ये कोई प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं हुई थी, कोई शस्त्रों की लड़ाई नहीं थी। इसमें वार्तालाप, प्रतिस्पर्धा, होड़, कंपटीशन और तनाव की स्थिति बनी रही। और ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी तनाव की स्थिति बनी रही। और दोनों ही देश, अमेरिका इस रूस सोवियत संघ की आलोचना करता था, और सोवियत संघ सोवियत संघ इस अमेरिका देश की आलोचना कर रहा था। अब अमेरिका देश है, उनको प्रथम दुनिया कहा जाता है। सोवियत संघ इनको द्वितीय दुनिया कहा जाता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल थे उनको तृतीय दुनिया कहा जाता है। वापस देखो एक बार, अमेरिका को प्रथम दुनिया कहा जाता है, सोवियत संघ को द्वितीय दुनिया कहा जाता है, और गुटनिरपेक्ष देश हैं उनको तृतीय दुनिया कहा जाता है। और शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। शीत युद्ध शुरू तो हो गया था 1945 में, लेकिन ये दुनिया के सामने आया था 12 मार्च 1947 को। सभी पूरी दुनिया के सामने आया था कि भाई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध शुरू तो हो गया था 1945 में, लेकिन ये दुनिया के सामने आया था 12 मार्च 1947 से। और शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली देश रहा अमेरिका। अब हम शुरुआत करते हैं शीत युद्ध का दौर और परिचय। शुरुआत करते हैं। ये अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। अब शीत युद्ध शुरू तो हुआ था 1945 में, इसका अंत हुआ था, इसकी समाप्ति हुई थी 1991 में। और इस युद्ध में पूरे विश्व में तनाव की स्थिति बनी हुई थी कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए। एक सेकेंड। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। और हाँ, यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है, इसलिए ये उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करते हैं। और शीत युद्ध मैंने पहले ही बता दिया है कि शीत युद्ध वार्तालाप, कंपटीशन, होड़ और तनाव का युद्ध था। ये तनाव अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव था। इस अध्याय से ये साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका
और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। अब भाई पूरे विश्व में दो ही देश शक्तिशाली थे, एक था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ रूस, और दोनों ही देशों का विश्व में वर्चस्व था। वर्चस्व का मतलब होता है इनका प्रभाव था, और मारवाड़ी में जिसे बोलते हैं भाई कि ये इनकी धाक है। तो वर्चस्व था दोनों ही देशों का, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का पूरे विश्व के अंदर इनका वर्चस्व था। ये पूरे विश्व में केंद्र बिंदु बने हुए थे। इस अध्याय ये अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि इस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी और गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में ये बताते हुए की गई थी कि किस तरह किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास का साधन बनाया। अब भाई जिस समय शीत युद्ध चल रहा था उस समय विश्व में एक नया आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी, बांडुक सम्मेलन हुआ तो 1955 में, उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में रखी गई? तो बांडुक सम्मेलन हुआ था, बांडुक सम्मेलन 1955 में, उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। 1961 में बेलग्रेड है इंडोनेशिया में, जहां पर इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व 5 प्रमुख देश थे, जिसमें हमारा भारत का भी नाम आता है, और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था। अध्याय के अंत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्ष की नीति किस सीमा तक सफल रही है। अब भाई हम देखते हैं, ये एक मानचित्र दिए गए हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उस समय का ये मानचित्र है। और इस मानचित्र में अमेरिका और सोवियत संघ की विजय को इंगित किया गया है। और इसमें अमेरिका देश है वो जापान पर अपना झंडा लहरा रहे हैं, और सोवियत संघ है वो जर्मनी में अपना झंडा लहरा रहे हैं। उनके बारे में बताया गया। दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका को उदय हुआ। और ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध के संयुक्त राज्य अमेरिका समाजवादी सोवियत संघ की विजय को इंगित करता है। अब इस संयुक्त राज्य अमेरिका था, उनकी व्यवस्था थी, उनको कहा जाती है पूंजीवादी व्यवस्था, और उनको पूंजीवादी देश भी कहा जाता है। और सोवियत संघ था, उनकी व्यवस्था थी अर्थव्यवस्था, उनको समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा, ये स्थान आइवो जिमा जापान में जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहरा चुके थे। अब भाई अमेरिका ने जापान के दो स्थान थे हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था, और उसने हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1906 हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था। और उसके बाद में जापान देश ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर लिया, और जापान ने रूस जर्मनी देश के बाद में आत्मसमर्पण किया था। और इस विजय हुई है, इस युद्ध में अमेरिका की विजय जापान पर, उन्होंने 2 बम गिराए तो जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया। और उस अमेरिका देश ने 23 फरवरी 1945 को अपना झंडा वहां पर लहराया था। समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइस्टैंग बिल्डिंग जर्मनी में है, और ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन वहां पर स्थित है, वहां पर उन्होंने अपना झंडा लहराया था। अब हम देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक स्थान है, क्यूबा एक देश है जिसकी राजधानी है हवाना, और क्यूबा देश है जो अमेरिका के नज़दीक पड़ता है और सोवियत संघ से बहुत दूर पड़ता है। तो ये अमेरिका के नज़दीक एक देश है क्यूबा, इसकी राजधानी है हवाना, और वहाँ पर सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। और क्यूबा देश था जिसका क्यूबा देश का प्रभाव रूस की तरफ अधिक था, रूस की तरफ उनका झुकाव अधिक था, और ये हर प्रकार से रूस को अपने देश में आने का हर प्रकार से निमंत्रण देते थे, और इनका झुकाव भी रूस की तरफ था, सोवियत संघ की तरफ था। इसलिए अमेरिका देश ने जब क्यूबा में रूस ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी, क्यूबा देश में
रूस देश ने अपनी मिसाइलें स्थापित कर दी थी, वहाँ पर परमाणु बम स्थापित कर दिए, वहाँ पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए थे। और ये जानकारी अमेरिका देश को 3 सप्ताह बाद में मिली थी। और 3 सप्ताह बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉन कैनेडी, उसने रूस देश से, सोवियत संघ से कहा कि अपनी जो मिसाइलें हैं, सैनिक अड्डे हैं, उनको हटा ले, वरना हम परमाणु युद्ध का प्रयोग कर सकते हैं और तृतीय विश्व युद्ध को हम न्योता दे सकते हैं। और उसके बाद में रूस देश ने अपनी मिसाइलें, सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें वह क्यूबा देश से हटा ली। क्यूबा संकट हुआ था 1961 में, और 1962 में क्यूबा संकट हुआ था। 1961 में तो उनका झुका हुआ हवाने की तरफ और क्यूबा की तरफ, और 1962 में क्यूबा संकट हुआ था। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। अब 1961 में सोवियत संघ रूस को एक चिंता सता रही थी कि भाई अमेरिका देश है और क्यूबा देश है, उस पर सोवियत संघ का प्रभाव था। और सोवियत संघ को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका देश कहीं इस क्यूबा देश में साम्यवादी व्यवस्था को ख़त्म करके वहाँ पर अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को न स्थापित कर दे। और उस समय क्यूबा देश का राष्ट्रपति था जिसका नाम था फिदेल कास्त्रो, और कहीं उनका तख्ता तो पलट न कर दे, ये चिंता सोवियत संघ को सता रही थी। और क्यूबा एक देश है जो अमेरिका के नज़दीक एक छोटा सा देश है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीपीय का मतलब होता है जिसके तीनों ओर जल हो, वह स्थान जहाँ पर चारों ओर जल का भरा हो, या वो चारों ओर से जल से घिरी हुई आकृति को द्वीपीय देश कहा जाता है। और क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अभी क्यूबा एक छोटा सा देश था जिसकी राजधानी थी हवाना, और ये अमेरिका के नज़दीक था। और वहाँ पर सोवियत संघ ने अपनी सैनिक अड्डे और मिसाइलें तैनात करने की सोची थी। और उस समय रूस का राष्ट्रपति था जिसका नाम था निकिता खुश्चेव, और उन्होंने क्यूबा देश को सैनिक अड्डे में बदलने के लिए सोचा था। और 1962 में उन्होंने वहाँ पर परमाणु बम और अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया। और जब 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने अपनी मिसाइलें और सैनिक वहाँ पर तैनात कर दिए, तो एक बार अमेरिका को भी चिंता सताने लगी कि अब रूस देश हमारे बहुत करीब आ चुका है और ये हमारे किसी भी समय संकट उत्पन्न कर सकता है, और ये हमारे लिए संकट का माहौल बना सकता है। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकाने और शहरों पर हमला बोल सकता था। और जब क्यूबा में 1962 में सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, तो क्यूबा देश अमेरिका के नज़दीक था, और इसलिए अमेरिका देश को चिंता सता रही थी कि कहीं सोवियत संघ हमारे ऊपर अटैक तो न कर दे, क्योंकि ये हमारे बहुत नज़दीक आ चुका है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 सप्ताह बाद लगी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अब भाई जिस समय 1962 में उन्होंने परमाणु और सैनिक अड्डे स्थापित किए थे क्यूबा देश में, तो ये सूचना अमेरिका देश को 3 सप्ताह बाद में मिली थी। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, और उनका सलाहकार वे भी हिचकिचाने लगी, उनको भी चिंता सताने लगी कि भाई कहीं हमारे ऊपर सोवियत संघ आक्रमण न कर दे। और उनको भी चिंता सताने लगी, और दोनों ही देशों के मन में ये विचार आने लगे कि कहीं परमाणु युद्ध का तो प्रयोग न हो जाए, कहीं परमाणु युद्ध शुरू न हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर डंट थे कि खुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा ले। और लेकिन कि जॉन कैनेडी को ये विश्वास था कि खुश्चेव को अगर कुछ कहा जाए तो ये अपनी मिसाइलें और परमाणु हथियार हटा सकता है। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके
क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ को रोका जाए। अब भाई कैनेडी ने आदेश निकाला था कि भाई जो भी मिसाइलें हैं और जो भी जहाज हैं जो क्यूबा देश की तरफ जा रहे हैं सोवियत संघ के, उनको वहाँ पर ही रोक दिया चाहिए। और जब उनको रोका गया तो रूस को भी चिंता सताने लगी, पर रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में ये लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा और इसको क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। और उस समय सोवियत संघ और पूरे विश्व को ये चिंता सताने लगी कि भाई अब अमेरिका ने हमें धमकी दे दी है कि हम हमारी सैनिक अड्डे और मिसाइलें हटा ले, नहीं तो इसका परिणाम कुछ बुरा भी हो सकता है। और सोवियत संघ और ये 1962 की इस घटना, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो घटना हुई थी क्यूबा देश को लेकर, इस घटना को ही क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। और जब ये क्यूबा संकट हुआ था उस समय पूरा विश्व बेचैन हो गया था कि कहीं परमाणु बमों का प्रयोग न हो जाए। ये टकराव कोई आम युद्ध नहीं था। अंत दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर दी या वापसी का रुख कर लिया था। अब भाई जिस समय अमेरिका ने सोवियत संघ को धमकी दी, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने अपनी मिसाइलें थी उनको गति धीमी कर दी और उनको वापसी के लिए कहा कि भाई अब हमारी मिसाइलें हमारे वापस देश लौट जाए। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और क्यूबा मिसाइल संकट था, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और इस क्यूबा मिसाइल संकट ने पूरे विश्व में बेचैनी फैला दी, चिंता का माहौल बना दिया कि दोनों ही देशों के बीच में क्यूबा को लेकर तृतीय विश्व हो सकता है, परमाणु बमों का भी प्रयोग हो सकता है। शीत युद्ध, सोवियत संघ, अमेरिका और इनके साथी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा। अब शीत युद्ध की परिभाषा आ रही। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा, तनाव, संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। और सोवियत संघ ने इन तनावों को, संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दोनों देशों के बीच में कोई पूर्वव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ था। और दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध प्रतिस्पर्धा, तनाव, संघर्ष का युद्ध था। और इन युद्ध में दोनों ही देशों के बीच में कोई शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया था। ये रक्त रंजित युद्ध नहीं था, इसमें किसी का रक्त नहीं बहाया गया, किसी के साथ हिंसा नहीं की गई। और विभिन्न देशों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियाँ, उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। अब जब भी शीत युद्ध चल रहा था उस समय क्यूबा मिसाइल संकट टल गया, तो दोनों ही देशों के बीच में तृतीय विश्व युद्ध होने वाला था, वो टल गया था। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश और सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधाराओं के स्तर में भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। और विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। अभी दोनों ही देशों को ये विचारधारा सता रही थी कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है या साम्यवादी व्यवस्था अच्छी है। और दोनों ही देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व में प्रचार कर रहे थे। और दोनों ही देशों ने अपने अपने गुट बना लिए थे। और इस गुट में जो पश्चिमी देशों का गुट था उनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, पूर्वी देशों का गुट था उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ये गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। और उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था और इनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। पूर्वी गठबंधन का उगवा सोवियत संघ था। अब भाई उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। और आप इस विचारधारा के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। आज हम इतना ही पढ़ते हैं और पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है और कल हम पार्ट सेकंड लेकर आएंगे और 3 पार्ट में इस पार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल GKRS रावर को सब्सक्राइब कर ले।